नमस्कार दोस्तों। खबर जंग से जुड़ी है। हम सबको पता है कि इजराइल ईरान की जंग चल रही है। इजराइल के साथ अमेरिका दे रहा है और उसके पीछे कई वजह है। कल जो मैंने वीडियो बनाई थी आपको बताया था इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। दरअसल इजराइल और अमेरिका को ये लगता है कि ईरान परमाणु बम को बना रहा था। इसी वजह से उनको इस बात से गुस्सा था। उनको ऐसा लग रहा था कि इससे गल्फ कंट्री समेत मिडिल ईस्ट में अशांति फैलेगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कई बार जो सुप्रीम लीडर थे खामेनी उनको समझाया था, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। इस वजह से उनको टारगेट किया गया। इस तरह की खबरें सामने। लेकिन अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ। दरअसल अब तक इस मामले में, यानी जब से जंग चल रही है, सुप्रीम लीडर की मौत हो चुकी है। कई और जो मुख्य नेता ईरान के थे वो मारे गए हैं। ऐसे में अब एक फिगर सामने आई कि इसमें डेथ टोल कितना है। तकरीबन 555 से ज़्यादा लोग अकेले ईरान में मारे गए हैं। आप सोचिए, इसराइल में 12 लोगों की मौत हुई है, यूनाइटेड स्टेट्स में 6 लोगों की मौत हुई है। दरअसल जो यूएस मिलिट्री है उसने भी ऑफिशियली 6 अमेरिकन सर्विसेज के मारे जाने की खबर को पुष्ट किया है और ये कहा है कि ये जानकारी बिल्कुल सही है। इसके अलावा 12 मौतें इसराइल में हुई हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो हम सबको पता है ईरान में हुआ है। वहाँ पर 500 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें ये कहा जा सकता है कि महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी शामिल हैं। हमने तस्वीरें देखी किस तरह से कई जगहों को टारगेट किया गया। ये भी देखा गल्फ कंट्रीज में भी इस अटैक का असर देखने को मिला। अब आपको मैं ये बताता हूं कि इस पूरी घटना में दरअसल कितनी गल्फ कंट्रीज इफेक्टेड है। सबसे पहले ईरान, जो टारगेट किया है यूएस और इजराइल ने। इसके अलावा कई सारी मिलिट्री साइट्स को टारगेट किया है वहाँ पर। इसके अलावा कई सिटीज़ को टारगेट किया गया है। कई इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हिट किया गया, यानी वाइटल इंस्टॉलेशन से लेकर कई ऐसे तेल भंडारों को भी टारगेट किया गया है, जिससे उनका मकसद ये है कि उनकी इकोनॉमी डाउन हो, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो, ताकि वो इस तरह की हिमाकत दोबारा ना कर सकें। हालांकि यूएस के प्रेसिडेंट का भी बयान सामने आया और इसमें जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर उनका भी बयान सामने आया। सभी का ये कहना है कि इस मामले में युद्ध कब तक चलेगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये साफ है कि युद्ध जब शुरू होता है तो उसकी कोई ऐसी डेट निर्धारित नहीं होती कि वो कब तक खत्म होगा। जैसे मैं आपको बता रहा था कौन कौन सी गल्फ कंट्रीज इसमें इफेक्टेड है, वो आपको बताता हूँ। इसराइल ने जो टारगेट किया था ईरानी मिसाइल्स को किया था, वहाँ ड्रोन अटैक्स किए थे। इसके अलावा जो हिजबुल्ला है उस ग्रुप को भी अटैक किया था। अब जो और कंट्रीज़ इसमें इफेक्ट हुई वो है लेबनान, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, साइप्रस, इराक, सऊदी अरेबिया। और अगर बात की जाए कुछ इसका और भी जगहों पर इफेक्ट आया है, वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इन कंट्रीज़ के अलावा जहाँ पर और चीज़ें नुकसान हुई है वो हुई है ग्लोबल ऑयल और शिपिंग रूट्स को नुकसान पहुँचा है। इसके अलावा अगर ये कहा जाए लब्बो-लुबाब करीबन 11 कंट्रीज इसकी चपेट में है और 3 जो जिनमें मिसाइल, ड्रोन अटैक, एयर स्पेस जिनके बंद किए गए हैं। इसके अलावा वहाँ पर वॉर चल रही है। यानी इस घटनाक्रम की अगर मुख्य बात की जाए, जो 3 देश थे यानी इजराइल, ईरान, यूनाइटेड स्टेट्स, झगड़ा इन तीनों देशों का था। लेकिन आप सोचिए इसका असर 11 और कंट्रीज पर आया और हम रोज़ाना ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं। लेकिन एक राहत की बात आज ये रही, भारतीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में अगर बात करूँ तो कई यात्री वापस लौट गए। खासकर यूएई से ऐसी तस्वीरें आ रही थी जिसमें लोग पैनिक कर रहे थे, डर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर कई वीडियोस भी सामने आए जिसमें अटैक होता हुआ नजर आ रहा था। क्या कहना है लोगों का जो लोग बाहर आए, सुनिए। पहली क्राफ्ट है, ये पहला क्राफ्ट है एयर इंडिया का जो दुबई से दिल्ली के लिए टेक ऑफ किया। जिस तरह से ईरान में वॉर का सिचुएशन डेवलप हुआ उसके बाद से लगातार सवाल बना हुआ था कि दुबई में जो लोग खासतौर पे पैसेंजर्स गए हैं उनकी घर वापसी कैसे होगी। और मेरी आज सुबह सुबह सूत्रों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, भले ही ये विमान जो है आपको लिस्ट पर नहीं दिखेगा, लेकिन विमान दुबई से उड़ चुका है। हमने इंतजार किया कि इंडियन एयर स्पेस में कब ये विमान घुसेगा, उसके बाद हमने ये खबर आज तक पे सबसे पहले दिखाई और किस तरह से पहले उदयपुर
जयपुर अब फरीदाबाद से होते हुए दिल्ली में एयरक्राफ्ट लैंड कर चुका है। 10:58 पर ये एयरक्राफ्ट दिल्ली में AI 916 लैंड किया है। क्रू के साथ साथ पैसेंजर्स हैं, लेकिन इस पे एक बात और हम स्पष्ट कर दें, ये वो पैसेंजर्स हैं जो ऑलरेडी एयर इंडिया के साथ बुक थे। उनका टिकट एयर इंडिया के साथ पहले से बुक किया हुआ था। कोई रिपैट्रिएशन या स्पेशल रेस्क्यू क्राफ्ट के तौर पे इसको ना देखा जाए, बल्कि चाहे वो इंडिगो हो या एयर इंडिया हो या स्पाइस जेट हो, ये कई सारे स्टेक होल्डर्स से लगातार बात कर रहे हैं। कल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने हाई लेवल मीटिंग करके अलग अलग स्टेक होल्डर्स से बात की थी और इसमें कई देशों के सरकार भी शामिल हैं। तो एक विंडो संभवतः तय किया गया होगा, क्योंकि एयर इंडिया की फ्लाइट जिस वक्त दुबई से उड़ान भरकर दिल्ली के लिए उड़ी, उसी वक्त एक और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बताएं कि अलग अलग देशों के लिए एमिरेट्स की 5 फ्लाइट्स ने उड़ान दुबई एयरपोर्ट से भरी थी। तो जो एक्सपर्ट बात हमारे पैनल पर भी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एक इंडिकेशन संभवतः ये है कि अब कुछ तो अंडरस्टैंडिंग बनी होगी या एक विंडो तैयार किया गया होगा जिसके तहत ये एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं। और तो एयर इंडिया के साथ साथ एमिरेट्स के भी कई विमान, 5 विमान कम से कम एमिरेट्स के दुबई से टेक ऑफ किए थे आज की सुबह। और जो जहां तक एयर इंडिया का सवाल है, तो ये जो दरवाजा ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहीं से आपको थोड़ी देर बाद तकरीबन, क्योंकि लगेज का सवाल है, उसके बाद इमिग्रेशन का पूरा प्रोसेस होता है, वो तकरीबन 25 से 30 मिनट तक उसमें मान के चलिए, और फिर आप लगेज लेकर यहाँ वॉकवे तक आते हैं तो 1 घंटे का समय लग सकता है। तो ऐसी स्थिति में 10:58 पर AI 916 की लैंडिंग हुई है। तो तकरीबन आप 12:15 के बाद मान सकते हैं कि जो दुबई में ये फंसे हुए पैसेंजर्स थे, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स थे, वो बाहर आना शुरू होंगे और संभवतः उसके बाद उनके चेहरे पर मुस्कान, खुशी जरूर दिखेगी। तो आपने देखा, हमारे संवाददाता ने यहाँ पर कई लोगों से बात की और कई लोगों से जानने की कोशिश की कि उन्होंने जब वो दूसरी यानी UAE में थे तो वहाँ पर किस तरह के हालात थे और अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया किस तरह से भारत सरकार ने इस पूरे प्रकरण में उनकी मदद की। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मामले में सुबह इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका बयान भी सामने आया था। उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। तो आपने देखा, उनका साफ साफ कहना है कि युद्ध लगातार चल रहा है, ये कब रुकेगा पता नहीं, लेकिन इतना तय है कि वो चाहते हैं कि वहाँ लीडरशिप चेंज हो और वो इस एक्ट को जस्टिफाइड करार दे रहे हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, जैसे मैंने आपको शुरुआत में वीडियो के बताया था कितनी कंट्रीज इसमें इफेक्ट हुई है, ये युद्ध की वजह क्या है, इसको लेकर थोड़ा सा और आपको डिटेल देता हूँ। यानी इसका मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और ये किन वजहों से हो रहा है, ये आपको बताता हूँ। पहला है न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी कि इजराइल और अमेरिका को लंबे समय से इस बात का शक है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा है। और आपको ये भी बात बता दूं कि ईरान भारत का हमेशा से समर्थन करता रहा है। भारत में जो तेल आता है वो ईरान से आता है। ये भी कहा जाता है कि गल्फ कंट्रीज ईरान के जो मुखिया थे खेमेनेई, उनको धार्मिक नेता मानते थे। हालांकि एक धड़ा वो भी है, एक धड़ा ये भी मानता है कि खेमेनेई ने कई जो आतंकी संगठन थे उनको भी सपोर्ट किया और यही बात अमेरिका को पता थी, यही बात इजराइल को भी पता थी, इसी वजह से उनको टारगेट किया गया। इजराइल को डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो उसकी सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है, जो कि मैंने पहला आपको रीजन बताया था कि इसमें पहला जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उससे वो काफी आहत है और उनको शक है कि जो ईरान है वो परमाणु बनाने की दिशा में काम कर रहा है। चलिए दूसरा आपको बताता हूं, प्रॉक्सी ग्रुप का समर्थन, यानी ईरान पर आरोप है कि वो कुछ हथियारबंद संगठनों को समर्थन देता है, यानी दूसरी भाषा में कहें तो कुछ आतंकी संगठनों को साथ देता है। वो कौन है? हिजबुल्लाह यानी लेबनान, गाजा यानी हमास। इजराइल का कहना है कि ये समूह उस पर हमले करते रहे और इसके पीछे ईरान का समर्थन हासिल है। और हम सबको पता है कि उनके मुखिया खमेनेई थे और इसी बात को लेकर उनको कई बार चेताया भी गया था, लेकिन वो नहीं मान रहे थे, ऐसा अमेरिका और इजराइल का मानना है। कई बार सीरिया या अन्य जगहों पर ईरानी ठिकानों पर इजराइल ने हमले किए हैं। अगर ईरान या उसके समर्थित समूह की ओर से रॉकेट ड्रोन हमले होते हैं तो इजराइल उसका जवाबी उसकी कार्रवाई करता है। अमेरिका अक्सर इजराइल का समर्थन करता है, क्यों? क्योंकि वो भी ये मानता है कि मिडिल ईस्ट में कोई ऐसा देश ना हो जो परमाणु संपन्न हो। चलिए अब क्षेत्रीय ताकतों की लड़ाई की बात कर लेता हूं, यानी मध्य पूर्व में कौन ज्यादा प्रभावशाली रहेगा इसको लेकर भी संघर्ष, यानी कि वही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और हमें अपनी
एक तरह से कहा जाए हितों की रक्षा करनी है। इसको लेकर भी कई बार चर्चा हुई और अमेरिका, इजराइल ये चाहते हैं कि वो उनका होल्ड जो है वो हर जगह रहे, इसी वजह से भी ये एक रीज़न हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात आपके मन में भी आ रही है कि अचानक नेता को मार देना, कैसे उनको एग्जैक्ट लोकेशन का पता चला, ये भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ। दरअसल काफ़ी वक्त से, यानी कहा जाए तकरीबन 8 से 9 महीने से ये विचार चल रहा था, बार बार धमकाया भी जा रहा था खमेनेई को, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। और ऐसा अमेरिका को और इजराइल को लग रहा था कि परमाणु बम बनाने की दिशा में अग्रसर हैं। जब एग्जैक्ट CIA ने ये रिपोर्ट दी कि खमेनेई इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, तभी उनको टारगेट किया गया। और उसके बाद खुद अमेरिका ने इस बात को कंफर्म किया, इजराइल ने इस बात को कंफर्म किया। यानी इसमें सबसे बड़ा रोल ये रहा कि खुद ही उन्होंने इस बात की, जो उनकी खुफिया एजेंसी है, उन्होंने तमाम जानकारी दे दी थी। 8 महीने पहले यानी 13 जून 2025 की बात है। वो 13 जून की सुबह थी जब इजराइल ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए थे। ध्यान से सुनिएगा। इस हमले के ठीक 4 दिन के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट 17 जून 2025 की शाम को एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं। वो पोस्ट क्या था? हमें पता था कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हैं। वो एक आसान टारगेट है लेकिन सुरक्षित है। अभी हम उन्हें बाहर निकालना नहीं चाहते, यानी मारना नहीं चाहते। यानी बहुत क्लियर कट था कि कई बार धमकाया गया लेकिन ईरान बाज नहीं आ रहा था। कई जगह सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि वो अमेरिका और इजराइल के आगे झुकने को तैयार नहीं था और यही वजह थी कि उसको टारगेट किया गया। हालांकि कई गल्फ कंट्रीज हैं जो, मैंने जैसे वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि खमेनेई को धार्मिक नेता मानते थे। खासकर अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो भारत सरकार भी ईरान को सपोर्ट करती थी और यही वजह है कि भारत सरकार पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने जब ये घटनाएं हो रही थी तो शुरुआत में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। हालांकि अब सरकार की प्रतिक्रिया भी आ गई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो चिंतित है जिस तरह से हमले हो रहे हैं वेस्ट एशिया में, ये रुकने चाहिए। खुद प्रधानमंत्री का इसको लेकर ट्वीट भी आया है। चलिए, ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी? मैंने कोशिश की इस वीडियो में आपको तमाम पहलुओं से रूबरू कराने की। इस जंग की वजह क्या है, ये कहाँ हो रही है, कितने देश इससे सफ़र कर रहे हैं, कितने लोग अभी तक मारे जा चुके हैं, कहाँ कहाँ ठिकानों पर ये हमले हुए हैं, किन किन मिसाइलों का, ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा इस वीडियो में हमने ये भी बताया कि अब इसका असर क्या पड़ेगा, यानी वेस्ट एशिया पर इसका क्या, मिडिल ईस्ट पर इसका क्या असर पड़ेगा और किस तरह से अब आने वाले वक्त में तस्वीर देखने को मिल सकती है। चलिए, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।